जी पार्ट 2 शुरू हो गया जी। अब करते हैं इस एसेट को दोबारा रीवैल्यू। तो 31 दिसंबर 2020 पर एक लाइन खाली छोड़ी और रीवैल्यूड अमाउंट लिख ली। सवाल कहता है रीवैल्यूड अमाउंट 31 दिसंबर 20 पर कितनी है? 1000। तो 1000 एडे दूर आ गई वर्किंग, 1000 ये, ठीक है जी। अब ये 1000 जो है ये यूज करके पहले सरप्लस लॉस निकाल लेते हैं। वैसे तो मुझे आगे जाने की भी शायद जरूरत नहीं है, मैं बांटूंगा ही नहीं इसको दोबारा। क्यों? 20 के साल तक की एंट्रीज कही है ना, 21 की तो कही नहीं है। तो बस काम खत्म, इस साल की डिडक्शन वैसे निकली हुई है। जिंदगी आसान रखें, वर्किंग जितनी जरूरत हो उतनी बनानी होती है, ठीक है ना। बताओ जी। ओ ये क्या आ गया? लॉस। ओ माय गॉड, रिवैल्यूएशन लॉस आ गया। लॉस आ गया। इसने पहले देखा सरप्लस पड़ा था, इसने उसको खा लिया, फिर भी बच गया लॉस। कितना? कॉलम ही नहीं बनाया था, हमने सोचा था शायद लॉस आई ना, तो 103 का लॉस आ गया। और यहाँ पे हमारे सवाल को ब्रेक लग जानी है, इसलिए देखें मैंने इस 1000 को बांटने की कोई जहमत नहीं की। क्यों? क्योंकि बस मेरा सवाल यहाँ पे एंड हो रहा है। 31 दिसंबर 20 तक की उसने एंट्रीज मांगी थी, तो बस ठीक है। अगर 21 की भी एंट्रीज मांग लेता तो फिर मुझे इस 1000 को भी बांटना पड़ता। किस पे बांटता? ये बुक वैल्यू बिफोर रीवैल्यूएशन है, इसकी बेस पे बांट लेते और फिर आगे डेप्शन करते, क्योंकि आगे डेप्शन जो है वो रीवैल्यूड अमाउंट पे होनी थी ना, लेकिन जरूरत नहीं है, बस ठीक। जैसे मुझे यहां पर कोई जरूरत नहीं पड़ी, ऐसे यहां पर ना इसकी जरूरत है ना इसकी जरूरत है, इससे आगे जाना जो नहीं, एंट्री तो ये हो जाएगी मेरी, ठीक है। अब 31 दिसंबर 20 पर दो एंट्रीज होनी है। पहली एंट्री ट्रांसफर की, ट्रांसफर होगी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। यहां पे खड़े होकर हमने देखा एसेट कभी रीवैल्यू तो नहीं हुआ, हम जा रहे थे के अड़ंगी कहां पे लगी? अड़ंगी 31 दिसंबर 19 पे। इसका मतलब इन दोनों डेट्स के दरमियान जो डेप्शन है बस वही पड़ी होगी, और वो सिर्फ एक है, और वो ये है, और उसका टोटल ये है 167। तो पहली एंट्री एक्यूमुलेटेड डेप्शन डेबिट एसिड क्रेडिट, नंबर 8 एंट्री आ गई, नजर नहीं आती, ठीक है। और नंबर 9 एंट्री रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट 130 से, पीएनएल डेबिट 103 से, और क्रूज शिप क्रेडिट 233 से। डन जी। उसके बाद तो कुछ होना नहीं। 10वीं एंट्री वो जो मैंने पहले स्किप की थी रिपेयर वाली, वो यहां पे आ गई, ठीक है। अब देख लें जरा टोटल 10 ही एंट्रीज हमने यू नंबरिंग किया ना, पहली, दूसरी, तीसरी एंट्री, चौथी एंट्री, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं। ये आठवीं और नौवीं आपको दिखाई नहीं थी, ये देखो वही जो डेप्शन उन्होंने रिकॉर्ड किया वही रिवर्स हो रही है। हमने वही 167 पे की हुई थी, तो 167 ही है ना, उससे रिवर्स होगी। अकोमोडेशन डेबिट, क्रूज शिप क्रेडिट, और फिर रीवन सरप्लस डेबिट, पीएनएल डेबिट और क्रूज शिप क्रेडिट। बस राउंडिंग का डिफरेंस है, बाकी हमारी फिगर्स जो है वो ठीक है, बस ठीक है, सही है। तो ये नंबर 9 आ गया, और जो हमने छोड़ी हुई थी वो एंड पे जाके ओहो रिपेयर वाली बैर रहेगी। चलो जी कर लो 10वीं एंट्री, तरतीब ना खराब हो हमारी, नंबरिंग सामने आ रही है। तो दो एंट्रीज आपको वर्किंग में नजर नहीं आएंगी। रीवैल्यूएशन के दिन ट्रांसफर की एंट्री होती है ना, बोलो, ये अक्यूमुलेटेड डेप्शन डेबिट एसिड क्रेडिट, ये एंट्री नजर आ रही है आपको वर्किंग में। नंबर 4 कहीं नजर आ रहा है? नंबर 4 कहीं नजर नहीं आ रहा, ये तो मैंने जबरदस्ती करवाया था, वर्किंग में तो इसकी कोई जगह ही नहीं होती। तो नंबर 4 एंट्री नजर नहीं आएगी वर्किंग में, आपको कहा था कि ये नजर नहीं आती, ठीक है। और उसके बाद इसी तरह से ये डेप्रिसिएशन रीवैल्यूएशन के दिन ट्रांसफर ऑफ अक्यूमुलेटेड डेप्शन की एंट्री आपको वर्किंग में नजर नहीं आया करती। देखो नंबर 8 वर्किंग एंट्री कहीं नजर आ रही है, नंबर 4 मिस है, नंबर 8 मिस है, बाकी 1 2 3 4 मिस, 5 6 7 8 मिस, 9, और 10वीं रिपेयर की एंट्री। को मसला कैसा सवाल था? जबरदस्त था ना, मजे का सवाल था। चले जी, हाँ हाँ करो करो, रीवैल्यूएशन को मसला है तो रीवैल्यूएशन चल रही है ना। हाँ जी बिल्कुल,
हाँ बेटा, अगर एस्टीमेट चेंज नहीं हुआ है तो पुरानी वाली ही चलेगी। एस्टीमेट चेंज अब होगा, अभी टेस्ट को डिस्कस करते हैं ना, ठीक है। ये करवाया हुआ वैसे 2 सवालों में, बल्कि 3 में आई थिंक किया ये काम, 2 से 3 में किया ये सवाल। दोनों क्वेश्चन मैं दिखा दूंगा इंशाल्लाह आपको, एक वो जो टेस्ट के अंदर है और एक आईके के क्वेश्चन बैंक के अंदर है, दोनों में जो थोड़ा सा फर्क है बता दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा जी, लें जी, अब क्या करें, अब तो कुछ बचा ही नहीं करने को, है ना। पास पेपर्स में से कोई आपको होमवर्क में मिल सकता है तो वो जरा दे दूं होमवर्क में। जी स्टूडेंट जी, नॉर्मली नहीं होता, पूरा एसिड ही रीवैल्यू करेंगे, बेतुकी सी बात बनती है। हम तो यहाँ तक कहते हैं कि जब एक एसिड को करो तो पूरी क्लास को कर दो, आप एसिड के पार्ट को कैसे कर सकते हैं अकेले। हम तो कहते हैं अगर क्रूज शिप रीवैल्यू हो रही है तो फिर सारी क्रूज शिप्स को रीवैल्यू करो, किसी एक को नहीं करना, पार्ट तो फिर दूर की बात रहेगी। तो प्रैक्टिकल नहीं है ये, एक पार्ट को अलग से थोड़ा ही बिकता है, पूरी क्रूज शिप बिकती है, पूरी क्रूज शिप की फेयर वैल्यू होगी, ठीक है ना। नॉर्मली एक पार्ट की होती नहीं है फेयर वैल्यू, अलग से वो बेचते नहीं है ना जी। हाँ जी, इसी तरह निकलेगी डिक्रीमेंटल। वैसे ही मैंने तो कुछ भी नहीं कहा था, छेड़ा था आपने, पक्का कर लिया, शेड को ही पक्का कर लिया। देखें जी आप, अच्छा ये सुने आप, जैसे ठीक है, जैसे ये अब आपका आखिरी पास पेपर है ट्राउट लिमिटेड, इसमें पीपीई और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी दोनों का नोट मांगा हुआ है। जाहिर है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो ये अनलॉक होगा सवाल। रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं, और इस सवाल के अंदर भी आपको जो नज़र आ रहा है वो ये है, इसके अंदर ये बेसिकली IS 23 बोरिंग कॉस्ट का कॉन्सेप्ट है। ये बोरिंग कॉस्ट है जिसको आपने इसके साथ ऐड करना है, और तो कुछ नहीं है इसमें। नहीं, IS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी है, IS 23 भी है, और फिर PPE तो है ही, ठीक है। तो ये दोनों मिक्सचर हैं, ये नहीं, इस तरह से सवाल आते हैं। उसके बाद ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और PPE दोनों कह रहा है, ठीक है। और उसके अंदर भी माशाल्लाह से हाँ इन्वेस्टमेंट बस ये दो ही मिक्स हुए हैं। उसके बाद ये सवाल आपने अभी कर लिया था सबसे पहले, ठीक है। ये सवाल अभी मैंने आपको करवा दिया, इस सवाल को भी एंड पे पढ़ेंगे क्योंकि इसके अंदर ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वाला पॉइंट है, और गवर्नमेंट ग्रांट आई थिंक इसके अंदर आ रहा है, तीसरे पॉइंट के अंदर आई थिंक बोरिंग कॉस्ट है, हाँ है, ठीक है। तो ये तीनों स्टैंडर्ड्स जब पढ़ लेंगे तो ये क्वेश्चन, यानी कि ये क्वेश्चन छोड़े नहीं गए, छोड़ना कुछ नहीं है हमने, लेकिन फॉर द टाइम बिंग हम नहीं कर सकते, टॉपिक करते जाएंगे, रेलेवेंट क्वेश्चन करते चले जाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन के अंदर बोरिंग कॉस्ट का कॉन्सेप्ट है, मंडे लिमिटेड हड़प्पा है, सॉरी बोरिंग कॉस्ट का है, मंडे में भी बोरिंग कॉस्ट का कॉन्सेप्ट है, दस्तगीर लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, यानी ये मिक्स होकर आते हैं, ठीक है ना। ये सवाल मंडे लिमिटेड, इसमें भी बोरिंग कॉस्ट का कॉन्सेप्ट है, तो ये जब कर लेंगे तो ये सारे सवाल अनलॉक हो जाएंगे। उसके बाद ये 10वां आपने कर लिया था, 9वां आपने कर लिया था, 8वां हो गया था आई थिंक, ये कर रहे थे, कोई मसला नहीं था इसके अंदर भी। उसके बाद 7वां शेरदिल हो गया था। ये इतने आसान सवाल थे कि इनमें से एक कहा था होमवर्क में कर लेना, किसी ने किया हो? 1-2 बच्चों ने किया था, ठीक है, चलें अच्छी बात है। उसके बाद ये डिस्कशन से अभी रहता है, ठीक है। अब मेरा दिल ये है कि IS 36 को थोड़ा सा बुनियाद उसकी डाली जाए, लेकिन बच्चे बहुत ही कम हैं, अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या करूं। कल दोबारा से वो सारी बात तो करनी पड़नी है, ठीक है। और परसों के टेस्ट में मैंने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर ये IS 36 का टच ज़रूर देना होगा, मेनली IS 36 IS 16 का ही PPE का नोट होगा, क्योंकि अभी तक आपका नोट का कोई टेस्ट नहीं हुआ, लेकिन नोट के अंदर मैं कोशिश करूंगा सब कुछ ही आ जाए। फैम, कार्ली और टसुकी वाले सवाल तो आपने कर लिए, उनमें तो जान है नहीं, वो तो छोटे छोटे सवाल अब आपको लगते हैं। तो हम ऐसा सवाल लेंगे टेस्ट में जिसके अंदर डिस्पोजल भी हो रहा हो रीवैल्यूड एसिड का, और IS 36 का भी थोड़ा सा जो है वो तड़का लग जाए, क्या ख्याल है? ठीक है, तो ये टेस्ट होना है ट्यूसडे को, और कल है मंडे, और कल की क्लास जो होगी उसके अंदर वो सिखा भी दूंगा मैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह IS 36 जो है वो बार बार दिल कर रहा है कि शुरू कर लें। आप बताएं क्या करना है?
डिस्कस वाला भी देखो ना, डिस्कस वाला भी एक सवाल आपको दिखाया है सिर्फ जो आया हुआ है। इस तरह के 1-2 सवाल टेस्ट में मैं देकर आपको तैयार करूंगा, लेकिन वो तब कर सकते हैं ना जब दूसरे टॉपिक्स भी हो जाए। डिस्कस वाला सवाल जब डिस्कस करेंगे, ज़्यादातर वो आता किस में है, ज़्यादातर IAS 20 के अंदर वो टेस्ट करता है डिस्कस वाले। लेकिन IAS 20-23 जब कर लेंगे और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, तो ये सवाल ओपन करेंगे, इसमें तीनों टॉपिक्स पढ़े, 1-2 मैं टेस्ट के अंदर देकर आपको तैयार करूंगा, तो भी करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो जर्नल एंट्रीज मांग सकता है, अभी हमने सवाल किया। नोट नॉर्मली मांगता है, एक्सट्रैक्ट्स मांगता है। चौथी किस्म ये है डिस्कशन मांग ले, उसकी तैयारी करेंगे। बहुत ज़्यादा अभी इस तरफ आया नहीं है, FAR 2 के अंदर बहुत ज़्यादा इस तरफ आ गया हुआ है। FAR 1 में अभी ज़रा कम है डिस्कशन की तरफ ICAP, लेकिन करवाता है बाहर। ठीक है, तो उसकी तैयारी करेंगे इंशाल्लाह। MCQs अनलॉग्ड हैं बिल्कुल, आज वो कर लेते हैं आपके होमवर्क में। ठीक है, चलो ये सवाल अब कर लेते हैं फिर, मेरे ख्याल से ये सवाल करते हैं फटाफट, ये भी लॉन्ग पेंडिंग था, और टेस्ट डिस्कस करना है, टेस्ट डिस्कस करना है। ठीक है, तो पहले क्या करना है, अकड़ बकड़ कर लो, जल्दी करो, पहले ये कर लें। रिक्वायरमेंट है फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 13, 14, 15 कंप्यूट रेलेवेंट अमाउंट्स टू बी इंक्लूडेड अंडर ईच हेड इन इनकम स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। इसके अंदर जो एक चीज आपको थोड़ी सी परेशान करेगी, मैं करवा तो दूंगा, जब तक आप एक्रूवल का टॉपिक नहीं मेरे साथ रिवाइज कर लेते। अगर आपने इंट्रो में अच्छा एक्रूवल पढ़ा हो तो फिर मसला नहीं होगा। मैंने वैसे रिवाइज करवाना है, IAS 16 के बाद IAS 36 करवा रहा हूँ, 36 खत्म होते ही मैं एक्रूवल रिवाइज करवाता हूँ। 2 दिन का प्लान करता हूँ, लेकिन अक्सर बच्चे 2.5 दिन या 3 दिन भी लगा ही देते हैं, पर एक्रूवल एक बार सारे हम एक तरतीब पे करने लग जाते हैं। एक्रूवल का टॉपिक भी आपका आगे चलना है। IAS 23 के अंदर बहुत ज्यादा यूज है, IAS 20 के अंदर, करेक्शन ऑफ एरर के अंदर, आगे NPO के अंदर, कैश फ्लो के अंदर, ये एक्रूवल का टॉपिक लाजमी एडजस्टमेंट इसकी आ रही होती है। तो वो बच्चे कुछ किसी तरह से पढ़ के आते हैं, कुछ किसी तरह से पढ़ के आते हैं, तो हम एक ही पैटर्न के ऊपर कर लेते हैं, थोड़ा रिवीजन भी हो जाती है, कमी बेशी हो तो वो भी खत्म हो जाती है। ठीक है ना, तो ये बहरहाल अगर थोड़ा सा मसला करे भी तो टिल 1 वीक ये मसला होगा, उसके बाद नहीं रहेगा, क्योंकि 5-1 दिन में तकरीबन बोरिंग ये IAS 36 इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट खत्म हो जाएगा। उसके बाद में बोरिंग कॉस्ट शुरू करने से पहले एक्रूवल करवाऊंगा, तो ये अगर किसी को आज मसला होता भी है तो खत्म हो जाएगा। ठीक है, शुरू करते हैं जी काम। What conditions must be satisfied if an item has to be recorded as PPE? पहले ये बता दो, What conditions must be satisfied? बोलो बोलो बोलो, आपको बताया हुआ है क्या कंडीशंस हैं एसिड को पीपी, किसी आइटम को PPE के तौर पे रिकॉर्ड करने के लिए, क्या शर्तें हैं, क्या कंडीशंस हैं? भाईजान जो आपको इनिशियल रिकग्निशन नहीं था पढ़ाया, ये वही बात पूछ रहा है। 2 शराइत थी। नंबर 1, फ्यूचर बेनिफिट्स आर प्रोबेबल। नंबर 2, नहीं याद है क्या? नहीं याद है? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर प्रोबेबल, कॉस्ट कैन बी मेजर्ड, मैंने लिखा होता है इसीलिए मैंने ओपन कर लेना है। कॉस्ट रिलायबली मेजरेबल हो, तो हमने कहा था रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया मीट हो गया। ठीक है, फ्यूचर बेनिफिट्स प्रोबेबल हो, कॉस्ट रिलायबली मेजरेबल हो, तो रिकॉर्ड कर लो किसी भी आइटम को एज अ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। दूसरी बात, ऑल्सो स्टेट at what amount such item shall be carried after initial recognition, at what amount such item shall be carried after initial recognition if entity is following revaluation model। अगर revaluation model के ऊपर है तो आपने इसको रखना है latest revalued amount less accumulated depreciation। हाँ, दूसरी चीज अभी एक चीज और ऐड होनी है, मैंने आपको बताया वो कल, वही तो शुरू करना है, इम्पेयरमेंट, वो भी आ जाएगी। ठीक है ना, तो ये बुक वैल्यू पर आएगा, लेकिन बुक वैल्यू का मतलब क्या होगा? रीवैल्यूड अमाउंट माइनस डेप्रिसिएशन, कॉस्ट नहीं लेनी पे। ठीक है ना, तो ये जनाब आपके आई थिंक 2 नंबर का ये था पॉइंट। चलें आ जाए इससे सवाल पे। फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2013, 14, 15 कंप्यूट रेलेवेंट अमाउंट्स टू बी इंक्लूडेड अंडर ईच हेड। ठीक है जी, इन द इनकम स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। बेसिकली एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं, नोट्स कह रहा है नहीं बनाने। ठीक है, एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं, और 13, 14, 15 बोल रहा है। ठीक है जी, शुरू करते हैं काम। अब अगेन इसी तरह की वर्किंग कर लेंगे। वर्किंग करने के बाद आपको ऐसे शॉर्टकट बताऊंगा कि आप 1 मिनट में एक्सट्रैक्ट्स बना लेंगे। ठीक है,
लंबी कहानी आप बेशक घर पे करते रहे होंगे, ठीक है जी। ऑन यकम जनवरी 13 डेल्टा एक्वायर्ड अ स्पेशलाइज्ड मशीन फॉर इट्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। द अवेलेबल इंफॉर्मेशन इज एज फ्लोज, बह रही है। लिस्ट प्राइस ऑफ मशीन कैपिटलाइज करेंगे, फ्रेट चार्जेस, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, स्टाफ ट्रेनिंग, प्री प्रोडक्शन टेस्टिंग, परचेज ऑफ 3 ईयर मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट है, मेंटेन करने का खर्चा, ठीक है, ये रेवेन्यू एक्सपेंस होता है। देखें, चलें अभी छोड़े उसको, बस ऐसे ही चलने में फिलहाल, वो डिस्कशन है अलग से। उसके अंदर मैंने आपको सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर भी पढ़ाना है, और साथ में आपको एक और चीज़ भी बतानी है, रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट भी हो सकती है और मेजर ओवरऑलिंग भी हो सकती है। तो वो इंशाल्लाह किसी एक दिन आधा घंटा लगाएंगे, क्योंकि अब अगले कुछ दिन IAS 36 अगर आपकी 2 घंटे की क्लास तकरीबन होती है ना, तो उसमें 1.5 घंटा IAS 36 ही चलेगा, लेकिन आधा घंटा IAS 16 को साथ साथ चलाएंगे, क्योंकि ये फिर बोर करने लग जाता है। पता है आज 20वां लेक्चर है, तो बस अब कल से नया टॉपिक है, इसकी साथ साथ हम जो है वो नया टॉपिक ज़रा इंटरेस्ट डेवलप कर देता है और पेंडेंसीज हम साथ साथ रिमूव करते चले जाएंगे, ठीक है। एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू ये कॉस्ट में नहीं शामिल करनी, डेप्रिसिएशन के लिए इसको यूज करेंगे, ठीक है। इसको किस लिए यूज करना है? फॉर डेप्रिसिएशन। अच्छा, अब मसला पता है क्या है? मसला ये है कि ये जो है ना दोनों, ये वैसे तो सिर्फ इग्नोर करने हैं वाइल कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ एसेट, पर मुसीबत ये है कि हमारे सवाल की रिक्वायरमेंट थी एक्सट्रैक्ट्स बनाओ इनकम स्टेटमेंट का और बैलेंस शीट की, तो इसका मतलब माफ़ी इनको भी नहीं मिल सकती, ये एक्सपेंस है तो P&L में तो नजर आने। क्या ख्याल है? उसके बाद ट्रेड डिस्काउंट ऑन लिस्ट प्राइस है, क्या करोगे? माइनस करोगे इसको, ठीक है। उसके बाद सेटलमेंट डिस्काउंट है, ट्रीटमेंट बदल चुका है, आप पुराने ज़माने का सवाल है, उस वक्त ये सेटलमेंट डिस्काउंट एसिड की कॉस्ट में से माइनस नहीं होता था, लेकिन आप जो इंट्रो पढ़ के आए हैं उस इंट्रो के हिसाब से ये सेटलमेंट डिस्काउंट भी आपने कॉस्ट ऑफ एसिड में से माइनस कर देना है। आप किस अमाउंट को करना है ये डिसाइड कर लेंगे, क्योंकि आईकैप का पुराना सवाल है, आप हमने अपनी मर्जी का सोल्यूशन रखना है, तो जो फिगर आप कहेंगे वही लिख लेंगे, ठीक है। लेकिन चाहे ट्रेड डिस्काउंट हो चाहे सेटलमेंट कैश डिस्काउंट हो, जैसे आपने पढ़ा है ना, कैश डिस्काउंट अगर अलाउ करें, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस जिसको पहले कहते थे, वो अब डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस नहीं बल्कि सेल्स में डेबिट होता है, ये पढ़ के आए हो ना। और डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम जो है वो अदर इनकम में नहीं जाती बल्कि परचेज में से नेट होती है, तो ये भी डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम ही होती है। अगर आपने एसेट खरीदा तो उसके ऊपर आपको डिस्काउंट मिल रहा है सेटलमेंट के वक्त। तो जैसे परचेज के लिए माइनस करते थे, आईकैप से सवाल किया उस्तादों ने, इसकी ट्रीटमेंट नहीं बताई गई, तो बता दें क्या करना है, उन्होंने कहा इसको भी क्या कर दें आप एसिड कॉस्ट में से माइनस कर दें, ओके करेंगे माइनस। एस्टिमेटेड लाइफ है, इसको भी किस लिए यूज करना है हमने? फॉर डेप्रिसिएशन। अब मेरे ख्याल से तो सबसे पहले क्या कर लें हम, कॉस्ट निकाल लें, ठीक है, सही है। तो रिक्वायरमेंट तो उसने कही है एसिड वो एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं, तो चलो ये वर्किंग वन हमारी हो गई। हम क्या निकालने लगे हैं जी? कॉस्ट ऑफ प्लांट। अच्छा, कॉस्ट ऑफ प्लांट एक लाइन में भी निकल सकती है, यहाँ पे प्लस माइनस करी जाए ब्रैकेट में, लेकिन मैं चलो ज़रा तफसील से कर देता हूँ, ठीक है जी। सबसे पहले क्या है जी? लिस्ट प्राइस। लेकिन लिस्ट प्राइस को यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्टकट कर लें, 9200 इंटू 95% करें, फिर जो आंसर आए उसको फिर 97% कर लें। ये मैंने क्या किया है? आंसर बताओ पहले ज़रा, आंसर बताओ इसका, रुपीज इन थाउजेंड चल रहा है, आंसर बताओ मुझे, अभी बताता हूँ क्या किया। मुझे इस ब्रैकेट का आंसर बता दो, 9200 इंटू 95% इंटू 97% करके आंसर बताओ। 84। ये बेसिकली मैंने ये किया है कि लिस्ट प्राइस सवाल में गिवन है कितनी? 90। उन्होंने कहा जी ट्रेड डिस्काउंट है, मैंने कहा इसको क्या करेंगे हम? लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट। तो 9200 इंटू 3%, 5% था, 5% जी कितना आता है? 460। ये माइनस हो गया। अब जो अमाउंट बचती है, आपको पता है ट्रेड डिस्काउंट के बाद वाली फिगर की एंट्री हुआ करती है आपकी किताबों में, प्लांट डेबिट पेएबल अगर क्रेडिट था, सेटलमेंट डिस्काउंट मतलब ये कि ये उधार पे लिया हुआ और बाद में सेटल करने गए होंगे, ठीक है ना। तो क्या आंसर आता है? 87। अब ट्रेड डिस्काउंट तो मिल गया, ये फिगर की एंट्री होती है, आपको पता है ये एंट्री हुई होगी प्लांट डेबिट और पैसे नहीं दिए तो पेएबल क्रेडिट, ठीक है ना। अब अगर सेटलमेंट डिस्काउंट मिल रहा है ना बेटा, तो वो सेटलमेंट डिस्काउंट इस अमाउंट पे नहीं मिलना, वो इस अमाउंट पे मिलेगा जो पेएबल है। बाकी अगर कोई इस पे भी कर देगा तो खैर है। अब जो सवाल आएंगे, जदीद सवाल आएंगे, उनके अंदर वो क्लियरली बताएगा किस अमाउंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन
लॉजिकल सी बात है, सेटलमेंट डिस्काउंट किसके ऊपर होता है? अपने अकाउंट को सेटल करने पे। अकाउंट कितना है जो सेटल करना है? 9200। तो पैसे देने ही नहीं थे उसको, देने ही कितने हैं? 8740। तो इसका मतलब लेस करेंगे हम इसमें से कैश डिस्काउंट या सेटलमेंट डिस्काउंट, तो वो क्या करेंगे जी? 8740 का 3%। जी बोलो, 262। आंसर बताओ। 84। ये मैंने बस डायरेक्ट कर लिया था थोड़ा सा, ठीक है ना, कि आपके 9200 का 5% माइनस हो तो ये कितना बनेगा? ये 95% बनेगा। और फिर इस 95% में से 3% मजीद माइनस हो तो ये 95% का 3% माइनस हो रहा है ना, तो फिर वो उसका 97% बन जाएगा। ये इस तरह से मैंने कर दिया था डायरेक्ट। अगर किसी को एतराज है तो वो इस तरह से भी वर्किंग कर सकता है, इस तरह से वर्किंग करके 8478 पे पहुंच जाए। आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है, आप डायरेक्ट कर लें, ठीक है, ये आपकी मर्जी है। किसी को समझ नहीं आया तो बता दें, सही है। तो पर्चे में आप बड़े हो गए, इस तरह के छोटे मोटे काम कर लिए करें, ठीक है। 5% अगर डिस्काउंट मिले तो 95% ट्रेड डिस्काउंट के बाद, और फिर उस 95% पे 3% सेटलमेंट डिस्काउंट मिले तो उस फिगर का, वो जो फिगर निकली है, ये बेसिकली कितना बन गया था? 95% बन गया था ना, इसका फिर 97% है ना, तो वो आगे 97% कर दिया, 3% और कम हो गया। और ठीक है, कोई मसला? ले जी, ये तीनों चीजें ब्रैकेट में बता दिया ना, तो ये दोनों कवर भी हो गए, शो कर दिया, बस इतनी वर्किंग चाहिए जी। नेक्स्ट, फ्रेट है, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन है, ये दोनों ऐड हो जाएंगी। टेस्ट रन, प्री प्रोडक्शन टेस्ट रन, अगर इसकी कोई प्रोसीड्स वगैरह गिवन होती, सैंपल्स बनाने की कॉस्ट और उसकी प्रोसीड्स, वो ऐड नहीं करते, वो P&L में जाते हैं। लेकिन इसने सिंपली क्या कहा है? टेस्टिंग, प्री प्रोडक्शन टेस्टिंग है, तो ये एसडी कॉस्ट में ऐड करते हैं, ठीक है। 3 हो गए, बस ये 3 चीजें आनी है जी। सबसे पहले क्या है? फ्रेट जी, कितना? 263। फिर जी, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन कॉस्ट कितना जी? बस जी, और तो नहीं है। प्री प्रोडक्शन टेस्टिंग, प्री प्रोडक्शन टेस्टिंग कितना? अच्छा जी, कॉस्ट टोटल कितनी बन गई जी? 94। अच्छा, अब ये एक लाइन में ऐसे करते आप यूं भी कर सकते थे। आपने भी वर्किंग हमने शुरू करनी है ना, जो वर्किंग, उसको हम वर्किंग में वर्किंग 2 कह दूंगा, उसमें डेट वही वाला काम चलना है। तो यहाँ पे जो कॉस्ट लिखनी थी ना, आप यहीं पे भी कर सकते थे, ये सारा काम ब्रैकेट में कर दें, फड़का दें सारा कुछ। 9200 इंटू 95%, मैं वैसे बता रहा हूँ, इंटू 97% प्लस 263 बताना है, लेकिन क्या क्या ऐड हुआ, प्लस 245 प्लस 193, आंसर इज 9449। कर दो ब्रैकेट में, 9179 कर लो भाई, कोई मसला नहीं। 9449 कहाँ से लिया? सोल्यूशन में भी मेरे ख्याल में यही लिखा हुआ 9449, ऐसा ही है, 17 है, ठीक है। अच्छा, मैंने कहा शायद कहीं से नकल की है। तो 9179 यही है, तो ये 9179 ऐसे एक लाइन में भी लिख सकते हो, ओके। असल में एग्जामिनर को बताना होता है फिगर कैसे निकाली है। ऊपर वाली अंग्रेजी लिखो, आपकी मर्जी है, नहीं लिखो तो ये इस तरह से भी कर सकते थे। यहाँ पे पहुंच के फिर आगे 1 2 3 ऐड करते और 9179 पहुंचते, सबसे लेंथी वेरिएंट, थोड़ा सा शॉर्ट किया, बिल्कुल शॉर्ट भी हो सकता है। यू कैन इफ यू वांट, और अगर आपको समझ आ रही हो तो। एग्जामिनर को सिर्फ दिखाना है कि ये फिगर निकली कैसे है। ओके, डन। अच्छा जी, अब कॉस्ट निकल आई है जी, बोलो। अब ये चीजें मिसिंग थी, ये एंट्रीज के अंदर लेनी होती हैं। एंट्रीज तो नहीं मांगी उसने हमसे एक्सट्रैक्ट्स मांगे हैं। लेकिन मेरे ख्याल में ये जो क्रॉस है ना, क्रॉस, इनको साइड पे रखो। ये भी क्रॉस जो है ना, ये क्रॉस खतरनाक क्रॉस इसलिए है कि इनको यूज भी करना है, लेकिन फिलहाल नहीं, इनको यूज करना है डेप्रिसिएशन के लिए, ठीक है ना। और सही है, अब बाकी सब कुछ हो गया डन। डन सवाल में, ठीक है, ये भी डन। ओके, डन और डन। अब ये 4 फिगर्स हैं, ये 2 जानी है P&L के अंदर, सारी की सारी जानी है, ये नहीं जानी है 528, ये देख लेंगे। लेकिन बहरहाल P&L का आइटम है, या कुछ बच गया तो प्री पेमेंट बन जाती है, ठीक है। और ये 2 फिगर्स जो बची हैं डेप्रिसिएशन के लिए बची,
ओके, ये 4 फिगर्स रह गई, बाकी सवाल के अंदर कोई फिगर बाकी नहीं है। अब हम एसिड को इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। ऑन यकम जनवरी 13 डेल्टा एक्वायर्ड अ स्पेशलाइज्ड मशीन। अब कहीं नहीं बताया उसने कि कब रेडी टू यूज हुई है, तो इसका मतलब फिर यकम जनवरी 13 से ही रेडी टू यूज। ओके, अच्छा, तो वर्किंग 2 हम करेंगे अपनी पसंदीदा वर्किंग। कौन सी भला? डेट, डिस्क्रिप्शन, एसिड, रीवैल्यूएशन। नहीं, वो तो है ही नहीं, ये मॉडल था ही नहीं ना, तो बचपन का सवाल है। उस वक्त रीवैल्यूएशन हमने पढ़ी नहीं हुई थी, ये तब का सवाल है। लेकिन इसकी अपनी एक खूबसूरती थी और अफादियत थी। इसमें चेंज इन एस्टीमेट भी था, अपग्रेडेशन भी थी। ठीक है, तो एसिड का नाम कोई था? प्लांट। मशीन है, उत्ते क्यों प्लांट लिखा है फिर? मखाइन। ठीक है, ऊपर ही मखाइन कर दो फिर। सवाल ही पूरा नहीं होता नजर आ रहा जी। अब शुरू करते हैं काम। आगे कहता है, ओए लाइफ देखो, लाइफ देखो, मशीन आवर्स। आज इसलिए पढ़ाया था, मैंने कहा चलो ये भी बात साथ ही कवर हो जाए। ये रहता था ना, जब ये सवाल अगर पहले कर लिया होता तो आउटपुट मेथड यहाँ रिवाइज हो गया होता। नहीं पहले किया तो जहां पे जरूरत पड़ी कर तो लेंगे ही हम इंशाल्लाह इसी तरह से। ठीक है जी। अब आवर्स के अंदर लाइफ गिवन है और वो कहता है मशीन आर यूज ड्यूरिंग द ईयर 13, 14, 15 वर्ष 2000, 3200, 1400 रिस्पेक्टिवली। भाई सवाल तो हो जाएगा सिंपल। ठीक है, लाइफ टोटल 12000 डिवाइड बाय 12000, कॉस्ट डिवाइड बाय 12000 इनटू हर साल के जो है वो आवर्स। लेकिन मसला क्या हुआ, 13 और 14 तो सुकून से गुजरा, यक्का जनवरी 15 पे इन्होंने गड़बड़ कर दी जिसकी आपको आदत नहीं थी। पर आई थिंक 31 दिसंबर 14 तक पहुंच जाएं, फिर सोचेंगे इस बारे में। चेंज इन एस्टीमेट भी बन रहा है, अपग्रेड भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो वो जब होगा तब देखेंगे, तब तक तो पहुंचे। ठीक है, अब यकम जनवरी 13 कॉस्ट वर्किंग नंबर 1 से 9179। फिर जनाब 31 दिसंबर 13 आया, डेप्रीसिएशन के लिए आउटपुट मेथड यूज करेंगे 9179। अब पकड़ो रेजिडुअल वैल्यू कितनी है? रेजिडुअल वैल्यू ये 1,75,000, 175 आ गया माइनस, डिवाइड करेंगे यूजफुल लाइफ से जो कि आर्स की फॉर्म में है, डिवाइड बाय लिख दे भाई, डिवाइड बाय 12,000 आर्स। ठीक है, इनटू अब 13 के साल में कितनी डेप्शन, कितने आर्स चली है जी ये मशीन? 2000 आर्स। जी बेटा बोले। हाँ 1501। 1501 डेप्रिसिएशन आ गई। बुक वैल्यू बता दें, बुक वैल्यू की जरूरत है हमें, वजह बता दें कोई। अगले साल की डेप्शन के लिए तो कोई जरूरत नहीं है। भाईजान, मेहरबान, कदरदान, पानदान, गुलदान, वर्किंग याद है? वर्किंग क्लोजिंग जो आता था, नोट जब बनाते थे तो बुक वैल्यू आपकी उधर बुक वैल्यू से मैच करती थी और वही बुक वैल्यू उसका टोटल जाता है बैलेंस शीट में। इसका मतलब अगर मुझसे एक्सट्रैक्ट मांगे इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के, तो इस वर्किंग में से ये इनकम स्टेटमेंट में डेप्शन एक्सपेंस जाना है और बैलेंस शीट के अंदर ये क्लोजिंग यहीं से उठाकर लिख दो कि क्लोजिंग बुक वैल्यू है। कॉस्ट लेस एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं है अगर ये वर्किंग इस तरह से हो रही है। 1 मिनट के अंदर एक्सट्रैक्ट्स बनते हैं। ठीक है, मैं तरतीब पे डाल दूं आपको जल्दी जल्दी, वक्त जोहर का हो गया तो बाकी पूरा फिर एक्सट्रैक्ट्स कल भी कर सकते हैं। ये सवाल नहीं पूरा होया था जी, बोलो। 7-6 असल में वो हैवी हो गया था ना काम जरा, अच्छा सवाल था वो बड़ा जी। उसके बाद 31 दिसंबर 14 भी आने दो जी, 9179 ये सिखाया ना आज, -175। अब इसमें कंफर्टेबल हो गए हम। ठीक है, डिवाइड बाय 12,000 हो भाई, डिवाइड बाय 12,000 इंटू, अब इस साल के आर्स उसने बताए हुए थे 3200 जी, इंटू वैसे भी स्पटनिक वाला सवाल करने के बाद इसमें जान ही नहीं रह जाती यहाँ तक। और उसके बाद जो चेंज एस्टीमेट है उसके बारे में बस थोड़ी सी बात करनी है, काम हो जाएगा वो। ठीक है जी, 2401 577। अच्छा अब एक बात करूं, अगर मैं सिर्फ इन 2 साल के एक्सट्रैक्ट्स बनाना चाहूँ ना
तो वो बन सकते हैं। ओ भाई किधर जा रहे हो? तुम भी बदनीयत हो इनकी तरह से। आज दूसरों का कितना ख्याल है ना इनको। सर कल करेंगे, कल। आज मेरा बस नहीं चला, थोड़ा टाइम ज़रा कम हो गया तो स्क्वीज हो गया था, वरना मैंने आज 36 शुरू करना था। नए कपड़े पहन के आए थे जी, गुड। तो हमने भी नए नए काम किए हैं आज। ये काम तो हमने पहले कभी भी नहीं किया था। स्पॉटनिक वाला सवाल देखो जी। एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं जी। इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट के कौन कौन से साल हैं? एक्सट्रैक्ट्स हैं, बस एक्सट्रैक्ट्स लिख नहीं रहा मैं। बोलो जी, कौन कौन से साल हैं? 13, 14, 15। तो 15 आएगा, 14 आएगा और 13 आएगा। अब मुझे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लेके जाना होता है इनकम स्टेटमेंट में। 13 और 14 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकल चुका है। 1501, 2401 को मसला। 1501, 2401। मुझे पता है मेंटेनेंस वगैरह भी आनी है, पेयर भी, वो सब वो छोड़ दें, वो दूसरा जो ट्रेनिंग है वो बाद में करते हैं। फिलहाल मैं सिर्फ इस प्लांट से रिलेटेड वर्किंग आपको करवा रहा हूं, ठीक है। बैलेंस शीट की अगर बात करें, बैलेंस शीट लफ्ज लिखा हुआ है ना उसने, बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट के अंदर आपके नॉन करंट एसेट्स के अंदर आपकी मशीन आएगी, और मशीन की आपको पता है बैलेंस शीट के अंदर बुक वैल्यू नजर आया करती है, ऐसे ही है? तो बोलो। अब इसके लिए आपको, जैसे यहाँ पे आप सीधे चले गए थे वर्किंग नंबर, एग्जामिनर को आता वर्किंग 2 में जाकर देखें। यहाँ के लिए भी आपने एग्जामिनर को आया जी वर्किंग 2 को ही देख लें, बस सब कुछ आपको वहाँ रेडीली मिलेगा, ठीक है जी। तो वर्किंग 2 के अंदर अब आपने देखो, ये इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर 31 दिसंबर 13 है, और बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 13 है। यानी मैं अगर पूरी डेट लिखूं तो ये यूं बनती है कि बैलेंस शीट हम बनाएंगे 31 दिसंबर 2015, 31 दिसंबर 2014, 31 दिसंबर 2013। यही होना चाहिए था ऊपर भी, ठीक है। इकतीस दिसंबर 2015, 31 दिसंबर 2014, 31 दिसंबर 2013। अब बताने की चीज क्या है इसमें, 31 दिसंबर 13 पर बुक वैल्यू देखो तो ये नजर आ रही है आपको, आ रही है नजर? लो, इतनी सी बात। 31 दिसंबर 14 पर बुक वैल्यू देखो तो ये नजर आ रही है आपको। ये उठाओ, उठाकर बैलेंस शीट में लिख दो। एक्सट्रैक्ट्स पूरे इस एसेट की हद तक। मेंटेनेंस और, बार बार कह रहा हूं, मेंटेनेंस और ट्रेनिंग को निकाल के जी 7678। ये ऐसा मामला है कि जिन्होंने आज क्लास मिस की, या तो वो ले लेंगे क्लास, या फिर ये जिंदगी में उनको फायदा नहीं होगा, नुकसान ही होगा। ये ऐसा शॉर्टकट है, एमसीक्यूज में भी इसने काम आना है। एक्सट्रैक्ट्स बनवा रहा है बाई कैप, तो उसके अंदर देखो वर्किंग की 1 मिनट के अंदर, वरना तो आप वही काम मशीन को 9179 पे रिकॉर्ड करते, फिर इस साल रिडक्शन माइनस करके बुक वैल्यू निकालते, फिर अगले साल 2 रिडक्शन माइनस करके बुक वैल्यू निकालते। डायरेक्ट वर्किंग से निकल रही है फिगर, तो उठा लो। करना लेंथी काम तो करते रहो, लेजर भी बना लो बेशक जी। 31 दिसंबर 14 पर 52, ये बात समझ आती है? अब आखिरी बात, इससे आगे कल शुरू कर लेंगे। वो कहता है 15 के साल में पहले ही दिन डेल्टा डिसाइडेड टू अपग्रेड बाय एडिंग अ न्यू कंपोनेंट एट अ कॉस्ट ऑफ 1753। अब इसका करना क्या है, इधर देखो। यकम जनवरी 15 पर आपने यहां पे कॉस्ट लिख लेना है, कितना? 1700। कोई एतराज? क्यों? क्योंकि यकम जनवरी, ये यकम जनवरी 15 है ना, ये बुक वैल्यू जो, बोलो। अब इस दिन मसला क्या हुआ है, इस अपग्रेड से क्या हुआ है? कहता है जी इस अपग्रेड से रिडक्शन हो गई है प्रोडक्शन टाइम पर यूनिट में, यानी अब कम वक्त में ज्यादा यूनिट्स बनेंगे। अच्छा, और अपग्रेड ऑल्सो इंक्रीज एस्टिमेटेड रिमेनिंग लाइफ ऑफ मशीन टू 8000 आवर्स एंड रेजर्व वैल्यू। एस्टिमेट चेंज की भरमार है। तो अगर एस्टिमेट चेंज हो गया यकम जनवरी 15 पर, तो फिर ये बुक वैल्यू रिमेनिंग लाइफ पर, और ये कॉस्ट तो आई ही इसी दिन है, तो ये इसी दिन से ऑनवर्ड्स इसकी लाइफ वही होनी है। तो इसका मतलब यकम जनवरी 15 पर ये अपग्रेड की कॉस्ट आप डाल दो, और यहां पर आप ये लिख दो रिवाइज्ड बुक वैल्यू। क्या है जी ये? रिवाइज्ड बीवी कितनी जी टोटल? 7030। ठीक है। अब ऑनवर्ड्स जो आपने 31 दिसंबर 15 पर डेप्रिसिएशन करनी होगी, तो क्या करोगे? ये पकड़ोगे 7030। मैंने क्यों इनको इकट्ठा कर दिया?
क्योंकि 1753 वाली कॉस्ट ने इससे ऑनवर्ड्स मशीन के साथ लग गई है, तो अपग्रेड मशीन के साथ लग गया तो मशीन के साथ ही चला जाना है ना, अपग्रेड को उतार के रख लेंगे। ठीक है, तो ये अपग्रेड ने भी अगली लाइफ में डेप्रिशिएट होना है, और चूंकि चेंज इन एस्टीमेट हो गया है तो इसने भी इस दिन से ऑनवर्ड्स ऐड होना है, तो मैंने इसी को पकड़ लिया और इसी को आगे डेप्रिशिएट करेंगे। ये थोड़ी सी फुनकारी लगा लेनी थी। ठीक है, माइनस रिवाइज्ड रेजल वैल्यू कितनी है? ये 350 है ये। ठीक है, 350 डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ। अब ये रिमेनिंग लाइफ जो है ना आपने निकालनी थी। ठीक है, कैसे? उसने कहा है एंड इंक्रीज द रिमेनिंग लाइफ एट 2,08,000। अब अगर गौर फरमाए ना, गौर फरमाए, 12,000 एक्चुअल आवर्स थे, बोलो 2 और 3200, 2,000 और 3200 कितने? 5200 चल गए। 12 में से 5200 निकालो, 12 में से 5200 निकालो, 7,800 घंटे बचते थे रिमेनिंग। वो कह रहा है 8,000 हो गए, तो रिमेनिंग लाइफ उसने खुद बता दी कितनी? 8,000। तो डिवाइड करोगे रिमेनिंग लाइफ से। ओके, और अगली बात तो उसने आपको बताई हुई थी, इस साल में चला कितना है ये? 1400 आवर्स। ओके, और सही है, ये बिल्कुल अब स्पटनिक की तरह से हो गया। ठीक है, अब देखो ये बुक वैल्यू निकल आएगी, डेप्शन एक्सपेंस भी नए वाला आ गया, और बुक वैल्यू ऑटोमेटिकली सारे एडिशंस वगैरह को सब कुछ को अपने साथ ही इसने ले लिया है, और ये बुक वैल्यू आपकी इंशाल्लाह ये आप शो कर देंगे बैलेंस शीट के अंदर। आपको सवाल के सोल्यूशन के अंदर शायद बहुत तफसील से गिवन हो चीजें, लेकिन ये शॉर्टेस्ट तरीका है। ठीक है, डेप्शन एक्सपेंस ये वाला इधर आ जाएगा, और बुक वैल्यू ये वाली इधर आ जाएगी। ये तो कहानी हो गई हमारे एसेट से रिलेटेड, खत्म। इतना सही सवाल था ये, लेवल अब बढ़ गया ना, तब करवाता तो शायद पूरा लेक्चर इस पे लग जाता, अगर आज किया तो आज आपका लेवल डिफरेंट है। ठीक है ना, तो ऐसे ही आप रोज ब रोज अल्हम्दुलिल्लाह आपका लेवल बढ़ता जा रहा है। खैर, एक मिनट, उसके बाद ट्रेनिंग एक्सपेंस है, सिर्फ पहले साल में आएगा, कल पूरा करवाऊंगा एक्सट्रैक्ट को। ठीक है, उसके बाद मेंटेनेंस एक्सपेंस है, 3 साल का उन्होंने पे कर दिया है, भाई को इकट्ठा पे कर भी दिया है, तो हमने उसको जिस साल में इनकर होना है, मतलब प्री पेमेंट बना लेंगे पहले साल, फिर ये हर साल के अंदर बांटेंगे और बैलेंस शीट के अंदर प्री पेमेंट शो करेंगे। ठीक है, ये कल पूरा करवाऊंगा। ठीक है जी, इससे रिलेटेड को सवाल है तो पूछो। हाँ, मेरे ख्याल में तो फिर उसको अलग से लेकर चलना पड़ता अगर इसकी लाइफ अलग होती, लेकिन मेरे ख्याल में लाइफ अलग है नहीं, अपग्रेड इसी के साथ ही चलना है। तो आप अगर बुक वैल्यू को रिमेनिंग लाइफ में डेप्रिशिएट करें, ये मैंने किस दिन समझाऊंगा आपको, अब टाइम हो गया खत्म। स्ट्रेट लाइन मेथड है ना, वैसे ज़बानी सुन लो, प्रूफ करेंगे। एक वो मंडे लिमिट वाला सवाल देखा था ना आपने, नोट वाला, उसमें जाकर मजबूरी है ये करवाना पड़ेगा, फिलहाल ज़बानी सुन लो। अगर स्ट्रेट लाइन मेथड हो, स्ट्रेट लाइन मेथड में कॉस्ट को ओरिजिनल लाइफ से डिवाइड करें या बुक वैल्यू को रिमेनिंग लाइफ से डिवाइड करें, आंसर सेम आता है। तो अगर आप ये एस्टिमेट चेंज ना भी होता, इस बुक वैल्यू को अगर आप रिमेनिंग लाइफ में डेप्रिशिएट करेंगे ना, तो आंसर वही आएगा जो ओरिजिनल कॉस्ट को आप ओरिजिनल लाइफ से डिवाइड करके करते थे। स्ट्रेट लाइन मेथड की बात करूं तो सवाल फिर उस हिसाब से बदलेगा, तो डाटा भी उस हिसाब से बदलेगा। ठीक है ना, अगर नहीं हो तो स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर तो वही चल जाएगा, रिड्यूसिंग बैलेंस होगा या सॉरी सम ऑफ ये डिजिट्स या इस तरह से ये आउटपुट होगा, तो फिर वो डाटा उस हिसाब से देगा आपको। सवाल टू सवाल चीजें वेरी करती हैं। ओके, फिलहाल तो इस सवाल के हिसाब से इसको ऐड किया, चेंज एस्टीमेट था, ना भी होता तो स्ट्रेट लाइन मेथड का सवाल होता, और अगर फिर स्ट्रेन एस्टीमेट भी ना होता तो अपग्रेड को खत्म तो इसी साल के साथ ही करना है ना, तो अपग्रेड को हम इसी लाइफ के साथ ही डेप्रिशिएट करते, फिर डेप्रिशिएट निकालते हुए हम यूं कर लेते 70-30 को अलग से रखते डेप्रिशिएट, और साथ में इसको अपग्रेड को अलग से डेप्रिशिएट कर लेते। वो देख लेंगे, सवाल टू सवाल वेरी करता है, बार बार कह रहा हूं। ठीक है, इस सवाल के हद तक ये फाइनल है। ठीक है, जिंदगी रही तो कल होगी मुलाकात, होमवर्क के अंदर यही है, काम कराइएगा। अल्लाह हाफिज।